हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं सुबह मॉर्निंग में बेसन की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने बेसन लिया है। उसमें नमक, मिर्च, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा गरम मसाला डाल लिया है और साथ ही उसको हल्के हाथ से तेल लगा लगा के एक डो बना लिया है। और आज वैसे तो इसके गोल गोल गट्टे की सब्ज़ी बनती है गोल बनाकर, पर आज हस्बैंड जी ने कहा था कि मोटा नहीं बनाना, पतले पतले लंबे लंबे पीस कर देना इसके। तो मैंने इस शेप में कर दिया। मुझे क्या दिक्कत है, टेस्ट तो वही रहेगा चाहे हम लंबे बनाएं चाहे गोल बनाएं। तो यहाँ पर मैंने पतली पतली थोड़ी सी लंबे लंबे पूरी टाइप बना ली है और उसे पानी में उबाल लिया है। मतलब पानी गर्म हो जाता है, जब खौल जाएगा तो उसमें हम बेसन को डाल देंगे, जो भी डिज़ाइन से आपने बनाया है उसको डाल देंगे। और फिर जब वो ऊपर आ जाते हैं पानी से तो थोड़ी देर और खौला के मतलब पानी को बॉईल दिलाएंगे अच्छे से। और सारी जब पक के ऊपर आ जाती हैं तो उसका मतलब होता है कि वो पक गए हैं, बेसन पक गया है। तो उसको निकाल के उसके पीस बनाकर उसको तेल में फ्राई कर लिया है। अब कुछ गरम मसाले, खड़े गरम मसाले लिए हैं और उसको तेल में डाल के प्याज और लहसुन का जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है। उसके साथ ही बेसिक नॉर्मल मसाले डाल दिए हैं और यहाँ पर हल्दी, धनिया, मिर्चा जो डेली सब्जियों में पड़ता है वही डाल दिया है। और अच्छे से मसाला जब हमारा पक जाता है, खूब अच्छे से लाल लाल होने लगेगा, तो उसी में हम जो बेसन का निकला हुआ पानी है वो डाल देंगे। यहाँ पर हमें अलग से पानी नहीं डालना है, जिस पानी में हम बेसन पकाते हैं वही पानी डालेंगे, तो उससे टेस्ट भी अच्छा आता है और ग्रेवी भी अच्छी आती है। अब थोड़ी देर से ग्रेवी को पकाएंगे। उसके बाद हम जो हमने पकाया हुआ बेसन रखा हुआ है जो तला हुआ, तो इसको मिला देंगे। अब इस बीच आप ये जितने भी खड़े मसाले हैं उसको निकाल सकते हैं और 2-3 मिनट और पकाने के बाद फिर इसमें गरम मसाला डालकर इसे गैस से नीचे उतार लेंगे, पक जाएगा। और ये ग्रेवी जितनी पतली लगती है थोड़ी देर बाद ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पर खाना बनाने के बाद अब मैं रूम की सफाई कर रही हूँ। साफ़ सफाई करने के बाद आज है विश्वकर्मा पूजा, तो विश्वकर्मा पूजा आज मैं इसी रूम में मनाऊँगी। आप लोग सोचते होंगे कि मतलब मैं किस लिए करती हूँ, ये तो मशीनरी का मतलब सब होता है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि पूजा तो निर्माण के देवता की होती है, तो मैं भी सिलाई करती हूँ, मतलब सिलाई से कपड़ों का निर्माण करती हूँ। इसलिए ये पूजा जितने भी मशीन चलाने वाले कारीगर होते हैं या फैक्ट्री होती है या ऑफिस होते हैं जहाँ पर मशीनें चलती हैं, वो सभी लोग इस पूजा को करते हैं। विश्वकर्मा भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और सृष्टि का निर्माण इन्होंने ही किया है। द्वारिकापुरी और लंका ये सब इन्हीं के बनाए हुए हैं। और जितना भी जो भी निर्माण का मतलब काम होता है वो यही देवता करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग भी पूजा करते हैं, क्योंकि मेरा सबसे पहला जो अर्निंग का साधन था तो वो मेरी सिलाई थी। सबसे पहले मैंने अपनी लाइफ़ की शुरुआत जो पढ़ाई के बाद की थी, तो कुछ सोच के किया था कि मतलब पहले तो शौक़ में मैंने सिलाई सीखी थी, फिर उसके बाद उसी को मैंने अपना कमाई का साधन बना लिया था। मैं घर का काम करने के बाद जो टाइम बचता था तो अगर किसी के कपड़े आ जाते थे तो उसको भी सिलती थी, क्योंकि नए नए में सभी को शौक़ होता है अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाने का। तो पहले मैं फ्री में करती थी, फिर मैंने बुटीक खोल लिया था ससुराल में ही। नीचे जो दुकानें बनी हैं उसी में मेरा बुटीक, मैंने 7-8 साल बुटीक अपना चलाया। काफ़ी अच्छे से मेरा बुटीक चला, काफ़ी अच्छे से फेमस हो गया था। पर कुछ ऐसे फैमिली कारण हो जाते हैं कि हमें कुछ चीज़ें ना चाहते हुए भी छोड़नी पड़ जाती हैं। जब बात हमारे सम्मान और काम के बीच आ जाती है, जब हमको काम और सम्मान दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ता है, तो मेरे जैसे लोग सम्मान को चुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। मैंने भी अपने काम को छोड़ना पसंद किया और सम्मान को चुना। बहुत जगह ऐसी हो जाती हैं कि हमें 2 ऑप्शन मिल जाते हैं कि किसी एक को लेना पड़ता है हमें, तो फिर वहाँ पर सोचना पड़ता है कि हमें क्या लेना है और क्या छोड़ना है। वैसे आज ये बहुत पुरानी बात हो गई है, करीब फिर से 10-12 साल हो गए हैं इस बात को। तो मैंने बुटीक तो छोड़ दिया था, पर मतलब मैं सिलाई नहीं छोड़ पाई। सिलाई मशीनें मेरे पास थी और घर का भी सहयोग हुआ कि बाद में चलो मतलब जहाँ हो वहीं पर करो। और जितने मेरे जो कस्टमर जो मुझसे जुड़े हुए थे, जिन्हें मेरी सिलाई पसंद थी, मेरे डिज़ाइन मतलब डिज़ाइनर कपड़े मेरे पसंद थे, तो वो सब लोग घर पे ही दे जाते थे कपड़े और उसको मैं सिल लेती थी।
तो यहाँ पर मतलब ये कह सकते हैं कि मेरे बुरे दिनों में भी मेरी सिलाई मेरे साथ थी, जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तब भी सिलाई मेरे साथ थी। इसीलिए मैं सिलाई को कभी नहीं छोड़ सकती, चाहे मैं 1 महीने में 1 कपड़ा सिलूँ, सिलती ज़रूर हूँ। अपने तो सिलती हूँ, अगर बाहर का आ गया, वैसे तो अब बाहर के मैं नहीं सिल पाती हूँ ज़्यादा, पर जैसे कुछ लोग बहुत ज़ोर देते हैं कि नहीं अभी आपको सिलना ही पड़ेगा, तो फिर मुझे मना करने में बहुत संकोच लगता है, तो मैं उनके कपड़े सिल ही देती हूँ। बाकी मैं अपने घर के सास के कपड़े, अपने कपड़े, देवरानी के कपड़े जिसके भी होते हैं मैं सबके सिलती हूँ। मैं अपनी सिलाई का अनादर नहीं करती हूँ, और यही कारण है कि मैं हर साल विश्वकर्मा भगवान की पूजा करती हूँ कि बस इसी तरह मेरी बुद्धि बनाए रखें और मेरे हाथों में शक्ति दें कि मैं अपने जो मेरा हुनर है मैं उसे हमेशा अपने साथ रख सकूँ। तो यहाँ पर जितने जो भी मतलब जिसकी जो काम होता है, जो भी काम होता है, तो औजारों की पूजा होती है। तो यहाँ पर मेरे औजारों में इंची टेप, कैंची और रेल, धागा, सुई ये सब चीज़ें होती हैं, और साइड में मशीन भी रख रखी है मेरे पास। यहाँ पर 2 मशीनें हैं, एक पीको मशीन है, एक सिलाई मशीन है। तो सिलाई मशीन आपने देखी होगी स्टैंड पर लगी हुई है, तो वो रूम में ही खड़ी है, और एक पीको मशीन है जो यहाँ पर साइड में रख रखी है मैंने, अभी कैमरे में नहीं आ रही है। तो यहाँ पर जितने औजार होते हैं उन पे चंदन और रोली लगाते हैं। तो जब मैं पूजा में बैठ गई तो मुझे याद आया कि अरे मेरी रोली ख़त्म हो गई, तो मैंने फिर सिंदूर से मतलब उस पे टीका लगा दिया था चंदन और वो, क्योंकि हम पूजा करने जब भी बैठते हैं साल भर की बात हो जाती है तो भूल जाते हैं कि हमें मतलब क्या क्या रखना है, और फिर सवेरे से घर के काम में लगे रहो। उसके बाद फिर वैसे तो ये पूजा सुबह होती है, पर सबको खिलाने बनाने के बाद फ्री होके फिर से साफ़ सफाई करके मैंने रूम में ये पूजा की है, क्योंकि अकेले सब चीज़ मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, किसी चीज़ को आगे पीछे करना ही पड़ता है हमें। तो यहाँ पर सब मतलब दोपहर का टाइम समझ लीजिए, तो मैं दोपहर में ही पूजा कर रही हूँ, और सारी मशीनों की पूजा होती है। और यहाँ पर जो एक बड़ा सा कैलेंडर है मेरे पास, तो उसमें विश्वकर्मा भगवान की आरती लिखी हुई है, तो उस कैलेंडर को मैं हमेशा संभाल कर रखती हूँ। और एक फ़ोटो है विश्वकर्मा भगवान की जिसकी मैं डेली ही पूजा करती हूँ, ये मेरे पूजा घर में रहती हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रसाद के रूप में केला और बूंदी के लड्डू मंगा लिए हैं, और सभी औजारों में चंदन और उसका सिंदूर का टीका लगा दिया है, सभी की आरती उतार दी है, और भगवान जी को भोग लगा दिया है। मतलब मुझे नियम से पूजा करनी नहीं आती है कि पहले दिया जलाते हैं या पहले भोग लगाते हैं, कुछ नहीं, मैं बस श्रद्धा से अपनी पूजा करती हूँ। तो जो समझ में आया, जैसे समझ में आया, जैसे मैं करती आ रही हूँ वैसे ही मैंने कर दिया था। और यहाँ पर छोटी सी जगह में मैंने उसको सजावट करके और फिर अच्छे से भगवान की पूजा की। तो दोपहर का टाइम मेरा इसी तरह निकल गया। और यहाँ पर सब सारे काम करने के बाद अब आरती की बारी आई है। और यहाँ विश्वकर्मा भगवान की आरती के साथ साथ मैंने अपनी दोनों मशीनों की पूजा की, और जो औजार तो वहीं पर रखे हुए थे उनकी सबकी पूजा की। और पूजा होने के बाद मैंने प्रसाद भगवान जी को भोग लगाया, और उसके बाद मैंने प्रसाद बांटा था। आप लोग भी आ जाइए भगवान जी का प्रसाद लेने के लिए। सभी लोगों को विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और सभी के यहाँ तो नहीं मनाई जाती है, पर यह है कि कुछ लोग मशीनों की पूजा होती है, इसलिए मैंने भी, आप लोग सोच रहे होंगे किस लिए पूजा की है। तो क्योंकि मैं भी सिलाई करती हूँ, पहले भी सिलाई की दुकान थी। मेरा सबसे पहला जो रोज़गार था वो सिलाई ही थी। सबसे पहले मैंने शुरुआत सिलाई से ही की थी, और 7-8 साल 9 साल करीब मैंने सिलाई की है, और मेरा अच्छा खासा बुटीक चलता था, पर कुछ कारणों से मुझे उसको छोड़ना पड़ा था। पर मैं अभी भी सिलाई करती हूँ, और विश्वकर्मा भगवान की पूजा भी मैं
हर साल करती हूँ। बस जैसे छोटी सी पूजा मुझसे हो जाती है, बस मैं उसी तरह पूजा को कर लेती हूँ। तो एक बार फिर से सभी दोस्तों को विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। और अब है शाम की बारी। तो कल के गेहूँ यहाँ पड़े हुए हैं, पहले नीचे डाल रखा था, फिर मैंने ऊपर डाल दिया है कि और अच्छी सारा दिन धूप लग जाएगी। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं गेहूँ को साफ़ करने के लिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मौसम भी बन रहा है, कहीं ऐसा ना हो अचानक बारिश हो जाए। तो यहाँ पर देखिए दोनों बेडशीटों पे मैंने गेहूँ फैला रखे हैं। बादल बहुत ज़ोरों से आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं गेहूँ बना दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा काले बादल छाए हुए हैं। देखिए आप लोग भी, इतना सारा गेहूँ पड़ा हुआ है। जितना बना पाऊँगी उतना बना लूँगी, उसके बाद जो है तो उसे ऐसे ही भर के रख दूँगी। कम से कम पिसाने के लिए तो हो ही जाएगा। मौसम देखिए, और यहाँ पर काफ़ी काले काले बादल आ गए थे मेरे गेहूँ बनाते बनाते। तो मुझे डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो पानी बरस जाए। तो गेहूँ मेरे दोनों काफ़ी अच्छे से सूख गए थे, तो इसलिए मैंने फटाफट जल्दी सूप चलाया और अच्छे से गेहूँ को साफ़ कर लिया। थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ी, बहुत ज़्यादा मतलब थकान हो गई थी गेहूँ साफ़ करने में। पर दोनों ही बेडशीट का मैंने साफ़ कर लिया था, क्योंकि फिर अगर आधा साफ़ करो और आधा छोड़ दो तो फिर मौसम के हिसाब से मतलब पड़ा रहता है, फिर नीचे उतारो फिर ऊपर लाओ साफ़ करने के लिए। तो उससे अच्छा है कि हाथों हाथ यहीं से उठाकर साफ़ सुथरा ले जाएं और साफ़ सुथरा अपना मतलब किसी डिब्बे में भर कर रख लो, तो वो ज़्यादा ठीक रहता है। और यहाँ देखिए दोनों बेडशीट के गेहूँ साफ़ करते हुए काफ़ी अंधेरा सा होने लगा था, पर यह है कि पूरे गेहूँ मेरे साफ़ हो गए थे। बस ये लास्ट का बचा हुआ है और इसे भी साफ़ कर लूँगी। और काफ़ी बादल चढ़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और अब बारी है रात के खाने की। तो यहाँ पर मैंने आलू परवल की सब्ज़ी बनाई है। और यहाँ करीब 9 बजे करीब टाइम हो रहा है। यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना चुकी हूँ पहले ही, और रोटियाँ तब सेकती हूँ जब सब लोग खाने वाले हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं गरम गरम रोटियाँ बनाती जाती हूँ, और जितने लोग हैं अगर हस्बैंड जी आ गए हैं तो वो भी खा लेते हैं, वरना तो उनको बाद में मतलब खाना देती हूँ। बाकी जो लोग हैं उनके लिए बना देती हूँ। तो ये है मेरा सुबह से शाम तक का रूटीन। और आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें।